खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। तो पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीति जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो, फिर कोई और खबर हो, हमारे रिपोर्टर्स हमारे तक पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त बिहार से श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद है, रेजिडेंट एडिटर है। साथ ही साथ उत्तराखंड से सोनू सिंह हमारे साथ मौजूद है। और आपको बात करें राजस्थान की तो जयपुर से हमारे साथ अरविंद पलावत जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हमारे बड़ी खबर आ रही है, जहां अयोध्या में कुबेर टीले पार रुद्राभिषेक कार्यक्रम चल रहा है। तो वही रुद्राभिषेक के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। वही सहकारिता भर्ती घोटाले को लेकर यूपी के ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा कि सहकारिता भर्ती घोटाले में अधूरी जांच की गई है। वहीं 5127 पदों की जगह सिर्फ 50 पदों पर ही एसआईटी की जांच है। वहीं यूपी के 25 कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूलों में नौकरी हासिल कर चर्चा में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला का अब गोंडा कनेक्शन सामने आया है। तो गोंडा की अनामिका शुक्ला इस पूरे समय पूरी तरह से बेरोजगार है और उसके मुताबिक उसके दस्तावेजों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बदल जाएगी। तो शिक्षिका अनामिका शुक्ला का गोंडा कनेक्शन जुड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पंकज जुड़े हुए। पंकज, आज दिन भर क्या कुछ बड़ी खबर रहने वाली है, किस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस दिनों उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा भर्ती 69,000 पदों पे भर्ती हुई थी, उसको लेकर के सियासत गर्म हुई है। हालांकि 12 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल एसटीएफ जांच की ऐलान सूबे की सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन जो प्रथम श्रेणी में जो फर्स्ट पास हुआ था इस एग्जाम में, उसको लेकर के सवाल उठे थे और उसकी कल गिरफ्तारी हुई है। यानी जो छात्र लगातार आरोप लगा रहे थे कि इसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार अनियमितता हुई है, वो बातें सामने आई। हालांकि सरकार पहले मुकर रही थी कि भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ की गई है, लेकिन जब कई चीजें सामने खुल करके आई और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या मायावती को लेकर के लगातार जांच की मांग कर रहे थे। मायावती ने कल जहां इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो वहीं सपा की तरफ से उच्च न्यायालय के जो वर्तमान जज हैं उनसे जांच कराने की मांग की गई है। लेकिन सरकार ने एसटीएफ जांच के ऐलान किया है। इसके साथ साथ जो अनामिका शुक्ला को लेकर के जो खबरें 3 दिन से लगातार आ रही थी कि 25 जगह से अधिक एक नाम से वेतन उठाया है, उनकी नियुक्ति थी, उसकी जब जांच खुलने लगी तो असली अनामिका शुक्ला होने का दावा गोंडा की लड़की जिसने कस्तूरबा इंटर कॉलेज में आवेदन किया था, उसका पूरा जो प्रपत्र था, जो उसके पूरे कागजात थे, वो स्कैन करके गलत इस्तेमाल किया गया। दूसरी अनामिका शुक्ला 1 के जिन्होंने 25 जगह जिनकी बात आई थी, हालांकि महानिदेशक बेसिक शिक्षा के द्वारा इस बात का खंडन किया कि 12 नहीं 25 नहीं 9 जगह उनकी पोस्टिंग थी और 6 जगह से उन्होंने 12 लाख से अधिक वेतन उठाया। लेकिन इतने दिन और इन कागजों की आखिर जांच क्यों नहीं की गई? ऐसे वेतन साथ साथ इतनी जगह से अगर नियुक्ति हो रही है तो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे बेसिक शिक्षा विभाग में खामियां हैं। उसको लेकर के भी आज आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। और ये पहली घटना बेसिक शिक्षा विभाग में कई जगह की चाहे नियुक्ति की हो, अनामिका शुक्ला जैसे प्रकरण की बात हो, ऐसे इस तरीके के मामले की जांच एसटीएफ लगातार कर रही है। पूर्वांचल में 100 से अधिक इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं आई हैं, जहां एक से ज्यादा जगह पोस्टिंग एक व्यक्ति करा करके वेतन ले रहा था। अनामिका शुक्ला का प्रकरण आया। हालांकि सरकार इसको लेकर के जांच की बात की। सरकार ने कहा जो प्रेरणा ऐप लॉन्च किया था उसके माध्यम से पकड़ में जो फर्जी लोग हैं वो आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी जगह नियुक्ति होने के बावजूद अभी तक विभाग के कानों तक जू क्यों नहीं रहेगा? कहीं न कहीं विभाग की संलिप्तता सामने आ रही है। उस लड़की, उस महिला जो टीचर
इन्होंने फर्जी किया तो उसकी तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसमें जो संलिप्त थे या जिन्होंने उसके प्रपत्र की जांच नहीं की, क्या उन पे सरकार कार्रवाई करेगी? इन सब मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर है। वही 69,000 भर्ती प्रक्रिया लगातार जिस दिन से रिजल्ट आया था उसी दिन से सवाल उठने लगे थे। कई सारे जो अभ्यर्थी उसमें थे जो अपने आंसर शीट के मिलान के अनुसार पास थे, अच्छे मार्क्स ला रहे थे, उनके नंबर कब मिले, वो लगातार जाँच की मांग कर रहे थे। जब सरकार उनकी मांगे नहीं मानी तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने पूरे मामले पे रोक लगा दी। सरकार रिव्यू याचिका दायर किया, सुप्रीम कोर्ट उसी मामले में शिक्षा मित्रों को लेकर के 37,000 पद होल्ड करने की बात की, तो उसमें भी 3 जगह 69,000 जो भर्ती है पेच आया। इसके साथ साथ जो फर्स्ट प्रथम द्वितीय तृतीय जो छात्र आए, अभ्यर्थी आए, उसको लेकर के सवाल उठ रहे थे। प्रथम जो अभ्यर्थी आया वो राष्ट्रपति के नाम तक नहीं मालूम था, उसके बाद एसटीएफ ने उसकी गिरफ्तारी की। तो सरकार पहले दावा कर रही थी भर्ती में पारदर्शिता हुई, और कल ही सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 से अधिक लोगों की एसटीएफ ने गिरफ्तार की है। फिलहाल एसटीएफ की जांच का ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें और कई हजारों, क्योंकि 69,000 लोग हैं तो हजारों की संख्या में ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो गलत आंसर शीट बाहर निकाल करके या पैसे के बल पे या 10 से 8 लाख रुपए देने की जो बात आई है उसके जरिए पास हुए, उसको लेकर के लगातार सरकार घिरती जा रही है। हालांकि कल सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव, विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव सूचना पूरे मामले पे सरकार की बात रखी और कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतने दिनों से जब छात्र मांग कर रहे थे तब सरकारें कहा थी। वही कोरोना वायरस को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या 300 से ज्यादा, जबकि टोटल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11,000 क्रॉस कर चुकी है। कल भी 300 से अधिक केस कोरोना वायरस को लेकर के आए हैं। वही अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर के खबरें आ रही हैं। हालांकि आज रुद्राभिषेक किया जा रहा है, लेकिन अभी नहीं लगता है कि मंदिर निर्माण का जो कार्य है वो आज से शुरू हो पाएगा, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा और कोरोना वायरस जो संक्रमण है अगर वो थोड़ा बहुत रुकता है तो संभव है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री आए और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो। क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में बैठक होनी थी, जिस कंपनी एल&टी को निर्माण कराना था, ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, रोजगार दिया जाए, उसके लिए ग्राम पंचायत महिला स्वयं सहायता समूह का गठन करके ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक कर्मी के रूप में, बैंक बीसी के रूप में नियुक्ति करने जा रहा है। ठीक है पंकज, तो आपने उत्तर प्रदेश का हाल जाना, अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में लॉकडाउन के दौरान राजनीति गर्मा गई है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार सीएम तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का तो उनकी पार्टी को भी पता नहीं होता कि वो कहां पर हैं। इस प्रतिदिन एक एक चीज की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए 15 जून से 14 जुलाई तक प्रक्रिया चलाई जाएगी। 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए टाइम टेबल की भी घोषणा कर दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आज के दिन बिहार के लिए कितना अहम रहने वाला है? राजनीति जगत की बात की जाए, लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, तो आज के दिन किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी? देखिए, बिहार की राजनीति गर्मा गई है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और सभी दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपने देखा है कि पिछले 1 सप्ताह से तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए हैं प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर। इस बीच नीतीश कुमार ने भी बहुत दिनों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और तेजस्वी यादव पर हमला किया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता नहीं होता है। जब भी राज्य में कोई आपदा आती है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही है केवल अफवाह फैलाना, लेकिन उनका काम है योजनाओं पर काम करना, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हमेशा लगे रहना। तो नीतीश कुमार लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम से, अधिकारियों से बातचीत करके, क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बातचीत करके समस्या का समाधान करने में जुटे हुए हैं। और वो चाहते हैं कि जो प्रवासी आए हैं 30 लाख से ज़्यादा, जिनको वोट की ताकत चुनाव आयोग देने जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर वो खरा उतरें, उनकी सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे और चुनाव में उनका सहयोग और समर्थन मिले सरकार को। तो नीतीश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव भी उनका घेराबंदी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव अपने दफ्तर पहुंच गए थे और पुलिस मुख्यालय के पत्र को लेकर के उन्होंने पोस्टर लगाया था खुद अपने दफ्तर के बाहर
और उसके बाद जेडीयू का पोस्टर आ गया जिसमें शहाबुद्दीन के साथ लालू यादव को दिखाया गया जेल में थाली बजाते। अब जेडीयू का पोस्टर आया है जिसमें कहा गया है कि लालू राज में व्यवस्था खराब नहीं थी, बल्कि कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और इस पोस्टर में लालू यादव को शहाबुद्दीन के साथ दिखाया गया है और राजबल्लभ यादव के साथ दिखाया गया है। सभी लोग, तीनों लोग जेल में बंद हैं। तो बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस बीच कैबिनेट ने मुखिया पंचायत समिति जिला परिषद के लिए 5018 करोड़ की व्यवस्था किया है। तो अब जिला पंचायत और मुखिया सभी पावरफुल हो जाएंगे। चुनाव के पहले वो गांव-गांव में जाकर विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। और पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 नए ब्रिज बनाए जाएंगे और इसके लिए 1900 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। तो मानकर चलिए कि उत्तर बिहार से जो पटना आने जाने में परेशानी होती थी वो कम हो जाएगी। और स्कूल खोलने का गाइडलाइन तैयार हो गया है। 4 चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। तो ये गाइडलाइन तैयार करके केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया गया है। उसकी मंजूरी मिलने के बाद बिहार में स्कूल खोले जाएंगे 15 अगस्त के बाद। और दूसरी खबर यह है कि पटना जंक्शन पर विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि पता ही है कि देश के कोने कोने से लोगों का आना जाना शुरू है। और ऐसे में पटना जंक्शन पर वेंडर मशीन लगाई गई है जिससे आप N95 मास्क 150 से 200 रुपए में आप ले सकते हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। और पटना जंक्शन पर घुसने के पहले पूरी एहतियात बरता जा रहा है। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और ट्रेन में भी संक्रमण न फैले इसको लेकर विशेष एहतियात बरता जा रहा है। तो बिहार कोरोना के संक्रमण के बीच राजनीति तेज होती जा रही है। और 4 महीने विधानसभा चुनाव होना है 4 महीने बाद। तो भला चुनाव को लेकर राजनीति तेज क्यों न होगी। बिल्कुल, चुनाव होना है 3-4 महीने बाद और उसको लेकर लगातार बिहार में राजनीति गर्मा चुकी है। लेकिन और एक तरफ कोरोना को लेकर, प्रवासी मजदूरों को लेकर बिहार सरकार लगातार एक्टिव है, तमाम योजनाएं ला रही है। फिलहाल इसी बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार आपको प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कार्यों की पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सीएम भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह इस दौरान प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और यात्रा शुरू किए जाने के स्वरूप का भी मंथन हो सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड से सोनू सिंह मौजूद हैं। सोनू, आज दिन भर किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी? दिन भर कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहेंगी? सोनू, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? सोनू से हमारा संपर्क अभी नहीं हो रहा है तकनीकी खामियों की वजह से। सीधे आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक और समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई है। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार अंदरूनी तौर पर कमजोर है, कांग्रेस की सरकार खुद ही हिट विकेट हो जाएगी। वहीं जयपुर का परकोटा भी हॉटस्पॉट बन रहा है। जयपुर में 24 घंटे में 100 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। हमारे साथ इस वक्त जयपुर से अरविंद पलावत जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें आज दिन भर? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में बात की जाए, चाहे कोरोना की हो, चाहे राज्यसभा चुनाव की हो, पॉलिटिक्स की हो, यहाँ पर लगातार जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। और राजस्थान की यदि बात करते हैं तो कोरोना को लेकर यदि बात करें तो राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और जयपुर का वो परकोटा जो हॉटस्पॉट बना हुआ था और पिछले करीब 15-20 दिन से जब कोई पेशेंट नहीं आया तो उसके बाद परकोटे में कई रियायतें यहाँ पर दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और जिस तरह से कोरोना के मामले अब बढ़े हैं, तो कल एक दिन में जयपुर में 100 मामले यहाँ पर सामने आए। और उसमें बड़ी बात यह है कि जयपुर का जो परकोटा इलाका है वहां से करीब 50 मामले इसमें शामिल है, जिसमें 26 मामले सुभाष चौक के एक ही परिवार के हैं। एक ही घर में जो लोग रहते थे 26 लोग
लोग वो पॉजिटिव आए हैं, जबकि रामगंज से 10 लोग पॉजिटिव है, चांदपोल से 10 लोग पॉजिटिव है और अन्य जो जिले हैं, आसपास के अन्य जो इलाके हैं, वहां से 4 से 5 पेशेंट सामने आ रहे हैं। इस तरह से कुल करीब 50 से ज्यादा जो मरीज हैं वो अकेले परकोटे के हैं। वहीं यदि जयपुर के अन्य इलाकों की बात करें तो अधिकांश इलाकों में लगभग पेशेंट्स जो हैं वो कल यहाँ पर मिले हैं। जो बड़ी एरिया हैं उन सभी एरिया के अंदर एक एक जो पेशेंट है वो यहाँ पर सामने आया है। तो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के दौरान जो स्थिति थी कमोबेश वैसी ही स्थिति अब अनलॉक के दौरान देखने को मिल रही है और अनलॉक के दौरान उससे भी गंभीर स्थिति बन सकती है यदि इसी तरह से आगे जो आंकड़ा बढ़ता गया तो वही स्थिति आगे भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही यदि मौत के आंकड़े की बात करें तो लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कल भी 9 जो मौत है कोरोना से वो यहाँ राजस्थान में हुई है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है। लेकिन राहत की बात इसे कहा जा सकता है, राजस्थान में 25,000 कोरोना की जो टेस्ट है वो यहाँ पर प्रतिदिन किए जा सकते हैं और अब जो टारगेट है उसको 40,000 पर फिक्स किया गया है कि 40,000 जांच प्रतिदिन यहाँ पर राजस्थान में हो सके। इसको लेकर चिकित्सा महकमा अब पूरा काम करेगा। तो वहीं यदि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी जो रणनीति बनना है वो शुरू हो चुकी है। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, उसमें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के विधायकों के साथ ही निर्दलीय विधायकों को बुलाया जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। उन सभी के साथ यहां पर एक डिनर का कार्यक्रम रखा गया है और माना जा रहा है कि इस दौरान जो राज्यसभा चुनाव की बात है वो इन सभी विधायकों से की जाएगी, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कई विधायकों ने वहां इस्तीफा दे दिया, तो ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं बने। इन सबको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों से बात करेंगे। देखिए राजस्थान की यदि बात करें तो 2 कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे हैं जबकि 2 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने। और वहीं संख्या बल के आधार की यदि बात की जाती है तो कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी, ये दोनों ही सीटें सेफ जोन में नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी यदि प्रथम वरीयता राजेंद्र सिंह गहलोत जो उनके अधिकृत प्रत्याशी उनको देती है तो उनकी जीत पक्की है। हालांकि ओकार सिंह लखावत जिनको ऐन वक्त पर बीजेपी ने नामांकन भराया था, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बीजेपी क्या कुछ यहां पर राज्यसभा चुनाव में कर सकती है। यदि कुछ क्रॉस वोटिंग यहां पर कराती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने एक चिंता की बात यहां हो सकती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास इतना संख्या बल है कि वो उनकी जीत आसानी से हो सकती है, लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ जो विधायक हैं उनके असंतोष यहां पर जाहिर होगा, वो अपने आप में एक बड़ी चीज यहां पर हो सकती है। तो वहीं यदि मौसम की बात करें तो राजस्थान में पिछले 2 दिन से लगातार गर्मी पड़ रही है और आज मौसम विभाग के अभी अलर्ट जारी किया गया कि अगले 2 घंटे में जयपुर समेत आसपास के जो जिले हैं वहां पर बारिश हो सकती है। तो ये सब तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर हमारी आज नजरें रहेगी। ठीक है अरविंद, आप सीधे आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कार्यों की पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के सीएम भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह इस दौरान प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और यात्रा शुरू किए जाने के स्वरूप पर भी मंथन हो सकता है। तो हमारे साथ सोनू सिंह उत्तराखंड से मौजूद हैं। सोनू, आज किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी? देखिए रितु, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज केदारनाथ के कामकाज का जायजा लेंगे, अपडेट लेंगे, फीडबैक लेंगे और मुख्यमंत्री मुख्य रूप से इसको बयान करेंगे और इसके साथ ही जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के वो तमाम पहलुओं का प्रेजेंटेशन रखेंगे कि आखिर कौन कौन से काम हो गए हैं और कौन से काम अभी होने बाकी हैं। तो लिहाजा आज सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से यही है, इसी पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा क्योंकि 1 रोज पहले उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय लोगों के लिए 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने की अनुमति दे दी है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन जिलाधिकारियों के विवेक पे होगा, उनकी अनुमति के आधार पर होगा कि आखिर किन किन लोगों को दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 4 धाम यात्रा से जिनका जीवन यापन चलता है, तो ऐसे में जिन लोगों के होटल हैं, लॉज हैं और रेस्टोरेंट हैं और धर्मशालाएं हैं, वो लोग चूंकि यात्रा सिर्फ 6 माह तक चलती है और 6 माह शीतकाल के दौरान बर्फबारी होती है, तो उस दौरान जो उनकी अपनी परिसंपत्तियां हैं उनको नुकसान जो भी हुआ हो तो उसकी रिपेयर के लिए भी कुछ स्थानीय लोगों को परमिशन दी जाएगी। सीमित संख्या में स्थानीय लोग, खास तौर पर चमोली के
रुद्रप्रयाग के और उत्तरकाशी के इन धामों के दर्शन कर सकेंगे। और 30 तारीख तक शासन प्रशासन इसका अनुभव लेगा कि किस तरह से सरकार आगे यात्रा यदि शुरू की जाती है 30 जून के बाद अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए, तो उसका स्वरूप क्या होगा। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हमारी नजर बनी रहेगी। ठीक है सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार राज्यभर क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है उससे रूबरू कराया। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.